मेरा नाम संजना है। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे दो भाई और मैं रहती थी। हम सब एक दूसरे के चारों ओर वैसे ही घूमते थे जैसे टूटते तारे के चारों ओर चमकती रोशनी। मेरे भाई दिन भर मेहनत मजदूरी करते, लेकिन उनकी सारी मेहनत का सहारा मैं ही थी। वे मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते। मैं उनकी इकलौती बहन थी, शायद इसीलिए उनका प्यार मुझ पर ऐसे बरसता था जैसे बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवा। माँ अक्सर कहती, इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ, आखिरकार इसे कल ससुराल जाना है। लेकिन भाई मम्मी की बात पर सिर्फ मुस्कुरा देते। छोटा भाई अक्सर कहता, माँ हमारी बहन पढ़ लिख कर अफसर बनेगी, तब आप देखना, सब लोग हमें इज्जत से याद करेंगे। मेरे अंदर पढ़ाई का जुनून था। मुझे लगता था कि अगर मैंने शिक्षा हासिल कर ली तो मेरा और मेरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। जब मैं 10वीं का रिजल्ट आया और मैं पास हो गई तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लम्हा आज भी याद है। जब मैंने रिजल्ट कार्ड भाइयों को दिखाया तभी मैंने उनसे कहा, अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। ये कहते हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पता था हमारे घर की हालत ऐसी नहीं कि कॉलेज का खर्चा उठाया जा सके। लेकिन ये मेरा सपना था, और जब ये बात जुबान से निकल गई तो वो ख्वाब मेरे भाइयों के सामने हकीकत बन गया। बड़ा भाई काफी देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर गहरी सोच साफ नजर आ रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कॉलेज जरूर जाना चाहिए, लेकिन फीस कहाँ से देंगे? छोटा भाई तुरंत बोला, भाई अगर हम दोनों दिन रात मेहनत करें तो क्यों नहीं दे सकते? संजना हमारी बहन है, हम अपनी खुशियों पर समझौता कर लेंगे, लेकिन उसके सपनों पर नहीं। मम्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग अपनी हालत देखो, खाने तक के लाले पड़ते हैं और तुम इसे कॉलेज भेजने की सोच रहे हो। मगर दोनों भाई अपनी जिद पर डटे रहे। बड़ा भाई मेरी तरफ देखकर बोला, माँ हमें अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। यह वही बच्ची है जो एक दिन हमारे सारे दुखों का हिसाब चुकाएगी, हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। उस रात मैंने सुना कि दोनों भाई कमरे के कोने में बैठे बातें करते रहे। छोटा भाई कह रहा था, मैं सुबह से शाम तक दुकान पर बैठूंगा और तू रात की शिफ्ट कर लेना। हम थक तो जाएंगे, लेकिन संजना का ख्वाब पूरा हो जाएगा। बड़ा भाई थकी आवाज में बोला, हाँ, बस यही सोचकर दिल हल्का हो जाता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मन ही मन सोचती थी, ये दोनों मेरी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी को क्यों दाव लगा रहे हैं। लेकिन दिल से आवाज आती थी, यही असली मोहब्बत है। कुछ दिनों बाद मेरे हाथ में कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़मीन पर नहीं हवा में चल रही हूँ। यह फॉर्म उन पैसों से भरा गया था जो मेरे भाइयों ने मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा किए थे। जब मैंने दस्तक किए तो सामने भाइयों के चेहरे घूम गए और जैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। जिस दिन मैं पहली बार कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, मेरी मम्मी की आंखों में चिंता और भाइयों की आंखों में खुशी थी। छोटा भाई हंसते हुए बोला, देखना, एक दिन लोग कहेंगे कि ये वही लड़की है जो अपने भाइयों की जान है। बड़ा भाई मेरा दुपट्टा ठीक करते हुए बोला, याद रखना संजना, तुम्हारे कंधों पर सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारा भी बोझ है, हमें कभी शर्मिंदा मत करना। मैंने विश्वास से कहा, भाई मैं वादा करती हूँ आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी बेचैनी थी। लगता था कि आने वाला वक्त मुझे किसी कठिन इम्तिहान से गुजारेगा। कॉलेज के गेट पर कदम रखते ही लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। ये दुनिया मेरे छोटे से मोहल्ले, तंग गलियों और मिट्टी से सने घर से बिल्कुल अलग थी। वॉचमैन ने मेरा एडमिशन कार्ड देखा और अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही मैं लॉन में पहुंची, लड़कियों का एक ग्रुप मुझे देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे। उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने नज़र झुकाई और तेजी से क्लास की ओर बढ़ गई। पहला दिन वैसे ही मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए और भी कठिन साबित हो रहा था। क्लास में दाखिल होते ही सबकी निगाहें मेरी ओर उठ गई। एक लड़का बोला, लगता है ये नई स्टूडेंट है। तभी एक लड़की ने धीरे से कहा, कितनी सिंपल और साधारण सी लग रही है, लगता है किसी गरीब परिवार से है। उनकी बातें मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। मैंने एक खाली सीट देखी और जाकर बैठ गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। तभी टीचर अंदर आई और सब खामोश हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और नए छात्रों से भी नाम पूछा। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ी हो गई और कहा, मेरा नाम संजना है। मास्टर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें किस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि है? मैंने जवाब दिया तो अंग्रेजी और साइंस के शिक्षक में मुझे बहुत रुचि है। और बोले, बहुत अच्छे मेहनती हो। उस पल पहली बार मुझे लगा कि शायद ये जगह मेरे लिए भी बन सकती है। बाकी लड़कियों को भी तारीफ मिली, लेकिन ज़्यादातर उनकी बातें उनके शानदार पारिवारिक बैकग्राउंड पर थी।
कोई अपने पिता का बड़ा बिजनेसमैन बता रही थी तो कोई विदेश यात्रा के किस्से सुना रही थी। लेक्चर के दौरान सर ने एक सवाल पूछा। इस नज़रिए की असली वजह क्या है? पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। किसी को जवाब नहीं आया। मैंने धीरे से हाथ उठाया। सर ने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ संजना। मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। मेरी आवाज़ धीमी थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। सर ने खुशी से कहा, कमाल कर दिया, यही सही जवाब है। आप सबको इससे सीखना चाहिए। ये सुनकर बाकी क्लास के चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। कुछ ने हैरानी से देखा और कुछ के चेहरे पर नाखुशी झलक रही थी। एक लड़की ने अपने बगल में बैठी लड़की से कहा, ये नई लड़की तो बहुत तेज लगती है। दूसरी ने जवाब दिया, देखते हैं कब तक चलती है। आने वाले दिनों में भी यही माहौल रहा। कोई खास बात नहीं करता था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरा मकसद दोस्ती नहीं पढ़ाई है। मैं क्लास में सबसे पहले पहुंचती और आखिरी तक नोट्स पूरा करती। बाकी छात्र मेरे इस स्वभाव को अजीब समझते। क्लास खत्म होने के बाद जब मैं बैग समेट रही थी तो पीछे से एक आवाज़ आई, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? कभी हमारे साथ बात क्यों नहीं करती? पलट कर देखा तो वो एक लड़की थी जो बाकियों से थोड़ी अलग थी। मैंने नरमी से कहा, मेरा मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। वो मुस्कुरा कर बोली, शायद यही वजह है कि टीचर हमेशा तुम्हें सहारते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और घर लौटते वक्त सोचती रही, ये नई दुनिया मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन शायद मेरा रास्ता किताबों से ही निकलेगा। भाइयों के चेहरे याद आते और उनकी मेहनत का ख्याल मुझे और मजबूत बनाता रहा। एक दिन मैं असाइनमेंट पूरा करने के लिए किताबों में डूबी हुई थी कि अचानक किसी ने पास आकर हल्का सा गला खसखसाया। मैं चौंकी और सिर उठाया तो सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था। साफ सुथरे यूनिफॉर्म में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, मुझे जरा आपकी मदद चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और छोटा सा जवाब दिया, किसमें मदद चाहिए? उसने तुरंत अपनी कॉपी आगे बढ़ाई और बोला, ये सवाल समझ नहीं आ रहा, अगर आप समझा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। आज तक मैंने कॉलेज में किसी लड़के से इस तरह बात नहीं की थी। मैंने उसकी कॉपी ली और सवाल देखा। ये वही सवाल था जिसे मैंने पिछली रात को कई बार हल किया। मैंने उसे समझाया और लिखकर बता दिया। वो ध्यान से सुनता रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, आपने तो बहुत आसानी से समझा दिया। मेरा काफ़ी वक्त बच गया, धन्यवाद। मैंने बस कहा कोई बात नहीं और फिर से अपनी किताबों में खो गई। लेकिन यही तो शुरुआत थी। अगले दिन वह फिर से मेरे पास आया। इस बार उसने कहा, कल आपने जो टास्क समझाया था उसकी वजह से मुझे क्लास में एक टीचर ने तारीफ़ की, सोचा आपका शुक्रिया अदा कर दूं। मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, अच्छा है, पढ़ाई में मेहनत करते रहो। इसके बाद ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। कभी असाइनमेंट का बहाना, कभी लेक्चर का समझना। वह हर दिन मेरे करीब आकर कुछ ना कुछ पूछ ही लेता। कभी कहता, ये नोट्स आपने कहाँ से बनवाए? कभी पूछता, आप किताबें में बहुत दिलचस्पी पढ़ती हो, मुझे भी कुछ सुझाव दीजिए। शुरू में मुझे उससे प्रॉब्लम होती थी। सोचती थी, ये बार बार मेरे पास क्यों आता है? सच में मदद चाहिए या बस बहाने बना रहा है मुझसे बात करने का? लेकिन दिल के किसी कोने में आवाज़ आती थी, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। एक दिन तो उसने सीधे ही पूछ लिया, आप इतनी चुप सी क्यों रहती हैं? सबसे अलग मैंने जवाब दिया, मुझे अपनी पढ़ाई से मतलब है, बाकी बातों के लिए वक्त नहीं। वो हंस पड़ा और बोला, आप बहुत गंभीर हैं, लेकिन अच्छा है, ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती है जो सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देती है। उसके लहजे में मजाक भी था और तारीफ भी। वक्त गुजरता गया और मुझे लगने लगा कि जब वह मेरे पास नहीं आता तो दिल अजीब सा खाली हो जाता है। फिर खुद को डांटती, संजना तुम्हें क्या हो रहा है? तुम हमेशा कहती थी कि लड़कों से दूर रहना है, तो फिर ये सब क्यों? अलग महसूस हो रहा है। एक दिन मैं कैंटीन के बाहर अपनी बोतल से पानी पी रही थी, तभी वो सामने आया। हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने सोचा आपको एक बात बताऊं, आपके नोट्स की फ़ोटोकॉपी पूरे क्लास इस्तेमाल कर रही है। मैं हैरान रह गई तो वह हंसते हुए बोला, हाँ, आपको पता भी नहीं चला और सब आपके नोट्स पर भरोसा कर रहे हैं। मेरी जुबान से अचानक निकला, तो मुझे तो गर्व होना चाहिए। वह गंभीरता से बोला, होना चाहिए, आप वाकई सबसे अलग हैं। ये सुनकर मेरा दिल उलझ गया। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब वह मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में सन्नाटा था। मैं किताबों में झुकी हुई थी, तभी वह सामने आकर बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, संजना, मुझे एक बात कहनी है। मैंने सर उठाया और सवालिया नज़रों से उसे देखा। वह पल भर के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन अब और नहीं रुक सकता। तुम मेरे दिल के बहुत करीब आ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर जैसे मेरा पूरा अस्तित्व हिल गया हो। मैं कुछ बोल न सकी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सब सुन रहे हो।
मैंने नज़रें झुका ली। हर्षित की आवाज़ फिर आई, कुछ तो कहो, खामोश क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता क्या जवाब दूँ। वो बेचैन होकर बोला, क्या तुम मेरी मोहब्बत मजाक लगती है? मैंने कुछ नहीं कहा। खामोशी ही मेरा सहारा बन गई, लेकिन दिल के अंदर जैसे तूफान मचा था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये सब ठीक नहीं, ये मेरे ख्वाबों और भाइयों की कुर्बानी के खिलाफ है, मगर दिल की गहराई से एक नरम सी आवाज़ बार बार कह रही थी, यही तो एहसास है जिसे प्यार कहते हैं। हर्षित मेरे जवाब का इंतज़ार करता रहा और फिर बोला, तुम्हारे हाँ या ना कहने से ज़्यादा मेरे लिए ये अहम है कि तुम जान लो मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। यह कहकर वह चला गया और मैं वहीं बैठी रह गई। किताब खुली थी लेकिन अक्षर धुंधले हो गए थे। आंखें बंद की तो हर्षित की बातें बार बार सुनाई देने लगी। पहली बार दिल ने मान लिया कि मैं भी उसके लिए कुछ महसूस करती हूँ। जुबान ने इनकार किया, मगर दिल के अंदर उसकी गूंज बनी रही। अगले दिन भी वही हाल रहा, दिल में बेचैनी। खुद को डांटा, तुम्हें क्यों फिक्र करनी है, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तीसरे दिन लाइब्रेरी में बैठी थी कि उसका एक दोस्त आकर बोला, हर्षित बहुत बीमार है, 3 दिन से कॉलेज नहीं आया, वह बस तुम्हें याद कर रहा है और कह रहा था कि अगर संजना से बात ना हुई तो शायद मैं ठीक ना हो सकूं। ये सुनकर मेरे हाथ से बुक गिर गई। उसी शाम मैंने वह नंबर निकाला जो हर्षित ने कुछ दिन पहले दिया था, जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। कांपते हाथों से डायल किया। फ़ोन उठाते उसकी कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, हर्षित? तो वो तुरंत बोला, संजना तुमने फ़ोन किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने पूछा, तबीयत कैसी है? उसने टूटी भरी आवाज़ में कहा, बहुत ख़राब है, डॉक्टर आराम करने को कह रहे हैं, मगर मुझे सुकून तभी मिलेगा जब तुमसे बात हो। अगर तुमने मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज किया तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम जानती भी नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल काँप उठा। आंखों के सामने भाइयों के चेहरे आए, लेकिन अगले ही पल उसकी कमज़ोर आवाज़ ने सब दबा दिया। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो रोते हुए बोला, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। अगर तुमने हाँ ना की तो यह बीमारी मुझे ख़त्म कर देगी। उसकी रोने की आवाज़ ने मेरी रात बेचैन कर दी। किताब खोली लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, बस उसके शब्द गूंजते रहे। अगले दिन कॉलेज गई। जैसी क्लास में दाखिल हुई तो हर्षित वहाँ था, मगर उसका चेहरा पीला और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो वाकई बीमार लग रहा था। उसे देख मेरे कदम थम गए। पहली बार मैंने महसूस किया कि उसका दर्द देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्लास खत्म होने पर मैं उसके पास गई। वह मुस्कुराया और बोला, तुम आ गई, यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। वो नरम लहजे में बोला, डॉक्टर क्या जाने मेरी असली दवा तो तुम हो। ये सुनकर मेरी खामोशी टूट गई। मैंने नज़रें झुका ली और धीरे से कहा, हर्षित मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती हूँ, शायद यही प्यार है। हर्षित के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। वो बेसखाता बोला, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब मुझे यकीन है कि हर्षित मेरी जिंदगी है। उस पल ऐसा लगा कि जैसे बरसों की झिझक एक ही क्षण में खत्म हो गई हो। दिल के अंदर वही इंतजार गूंज रहा था जिसे मैंने इतने दिनों से दबा रखा था। मैं जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं। एक दिन हर्षित ने होश में कहा, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वह दिन बिताओ। यह मेरे लिए सबसे खास लम्हा होगा। मैं चौंक गई और तुरंत मना कर दिया। बोली, यह मुमकिन नहीं, अगर मैं देर से घर पहुंची तो माँ नाराज होगी और भाइयों को शक होगा। हर्षित का चेहरा उतर गया और उसने कहा, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं? क्या मैं इतनी सी ख्वाहिश भी नहीं कर सकता? मैं खामोश रही और वो करीब आकर बोला, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि यह दिन मेरे लिए कितना अहम है। अगर तुम ना आई तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरी मोहब्बत को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। मेरे दिल में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। एक तरफ भाइयों की कुर्बानी और उनका सहारा, तो दूसरी तरफ हर्षित की जिद और उसका यकीन जिसने मेरे दिल को बांध लिया। कई रातें मैं जागती रही, सोचती रही। आखिर मैंने खुद को समझा लिया, सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, अगर इससे हर्षित खुश हो जाए तो क्या बुरा है। जन्मदिन के दिन मैंने झिझकते हुए उसकी बात मान ली। वो खुशी से बोला, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम बस तैयार रहना। मेरे दिल में तेज तेज से धड़क रहे थे, लेकिन मैंने हाँ कर दी। शाम को जब मैं उसकी गाड़ी में बैठी तो एक अजीब सा एहसास था। गाड़ी के शीशे के बाहर सड़कें भाग रही थी और अंदर मेरा दिल काँप रहा था। हर्षित बार बार कह रहा था, आज मेरी सबसे बड़ी खुशी पूरी हुई है, तुम मेरे साथ हो। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया ताकि मेरी आंखों की बेचैनी वो न पढ़ सके। एक पल को दिल में सवाल उठा, क्या मैं सच में सही कर रही हूँ? क्या सच में उस मोहब्बत के लायक है जिसे मैं अभी बस कुछ दिन जानना शुरू कर रही हूँ? मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। रात देर तक यही सोचती रही। जब घर पहुंची तो भाइयों के चेहरे आंखों के सामने थे। वह हमेशा मेरा भविष्य संवारने की बातें करते, मुझे मेहनत और ईमानदारी का सबक देते।
और पहली बार मैंने उनसे कुछ छुपा लिया था। कमरे में बैठी मेरे दिल ने धीरे से कहा, बरसों की मेहनत, बरसों की मोहब्बत चंद दिनों की मोहब्बत के सामने हार गई। यह वाकई मेरे अंदर गूंज रहा था। हर्षित की सालगिरह के बाद मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा था ये सब खत्म कर दूंगी, लेकिन हर्षित की बातें और उसकी जिद मुझे बार बार बांध लेती थी। एक दिन वह बहुत खुश होकर मेरे पास आया और फिर से बोला, आज की रात बहुत खास है। मैंने अपने करीबी दोस्तों को दावत दी है, तुम भी मेरे साथ चलना होगा। मैंने हिचकते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। हर्षित ने तुरंत कहा, बस कुछ घंटों की बात है, तुम्हें मेरा मान रखना होगा। शाम को वह मुझे लेने आया। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा, फंक्शन कहाँ है? वह मुस्कुराकर बोला, होटल, जहाँ मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ देर बाद गाड़ी एक अलग रास्ते पर मुड़ गई। मैंने चौंक कर कहा, यह होटल का रास्ता तो नहीं है? हर्षित ने धीरे से कहा, बस पास ही है, घबराओ मत। थोड़ी देर में एक गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने रुकी। वह फ्लैट बिल्डिंग थी। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन तुमने तो होटल कहा था। वह हंसते हुए बोला, लेकिन मैंने प्लान बदल दिया, दोस्तों को नहीं बुलाया। मैं चाहता हूँ आज की शाम सिर्फ हमारी हो। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैंने तुरंत कहा, हर्षित, ये ठीक नहीं है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वह करीब आकर बोला, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। ये जगह सिर्फ मेरी है और मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के सबसे खास दिन तुम्हें दिखाऊं कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। मैं चुप हो गई। दिल कह रहा था लौट जाऊं, मगर कदम रुक गए। वह मुझे ऊपर ले गया। फ्लैट बहुत शानदार था। महंगा फर्नीचर, बड़ी बड़ी तस्वीरें और एक खास कमरा जिस पर बार बार उसका इशारा जा रहा था। हंसते हुए बोला, ये सब मेरा है और एक दिन तुम्हारा भी होगा, लेकिन आज मुझे सबसे कीमती तोहफा चाहिए। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है? वह गंभीर होकर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मान लो, यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे कदम ठिठक गए। मैंने नजरें झुका ली और कहा, हर्षित, ये सब शादी के बाद होना चाहिए। वह हल्की हंसी के साथ बोला, शादी मेरे लिए तुम पहले मेरी पत्नी हो। अगर मुझसे सचमुच प्यार करती हो तो मेरी बात टाल नहीं सकती। मेरे दिल में हजारों ख्याल उठने लगे और भाइयों की कुर्बानी, माँ की सीख और मेरे अपने सपने आंखों के सामने आ गए। लेकिन हर्षित की आंखों में अजीब सा दबाव था। वो बार बार कह रहा था, अगर मोहब्बत करती हो तो आज साबित करो। मैंने कांपते हुए कहा, यह सही नहीं है। वह और करीब आकर बोला, यही सच है, तुम मेरी और मैं चाहता हूँ कि आज तुम खुद को मुझे सौंप दो। मैं अंदर से टूट रही थी, एक तरफ डर और दूसरी तरफ मोहब्बत का जादू। आखिरकार मेरी खामोशी ही मेरी हामी बन गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा झुक जाना ही उसके लिए काफ़ी था। उस रात के बाद मेरे अंदर एक ऐसी चुप्पी उतर गई जिसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। जब घर पहुंची तो दरवाजे पर भाई इंतजार कर रहे थे। छोटा भाई तुरंत बोला, कहाँ रह गई थी? हम कब से फिक्र में बैठे हैं। मैंने नजरें झुका ली और बस इतना कहा कि कॉलेज का काम ज़्यादा हो गया था। वह संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन चुप हो गया। बड़ा भाई मुझे गौर से देखता रहा, मगर मैं उसकी आंखों में नजरें नहीं मिला सकी। कमरे में आकर मैंने वह सारे तोहफे और चीज़ें बैग से निकाली और एक कपड़े में लपेट कर छुपा दी। दिल तो चाहता था कि सब फेंक दूं, लेकिन तभी हर्षित की आवाज़ कानों में गूंजने लगी, यह सब तुम्हारे लिए है। बोझ मन के साथ मैं सो गई। अगली सुबह जब कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगा कि हर्षित जल्द ही रिश्ता भेजेगा, उसने वादा किया था। यही ख्याल मेरा सहारा देता रहा, लेकिन हकीकत अब कुछ और ही थी। जैसे मैं क्लास में दाखिल हुई, हर्षित अपनी जगह बैठा, मगर उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जिसकी मुझे आदत हो चुकी थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया, लेकिन उसने नज़रें फेर ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्लास के बाद मैं उसके पास गई और धीरे से पूछा, हर्षित, क्या बात है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वो ठंडे लहजे में बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं। मैं चौंक गई। क्या मतलब है? तुम तो कहते थे। उसने मेरी तभी बात काट दी। वो सब बस एक वक्त की बात थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज़ में मैंने कहा, लेकिन हर्षित, तुमने कहा था कि रिश्ता भेजोगे, तुमने वादा किया था। वह जोर से हंस पड़ा। क्या तुम सच में इतनी भोली हो? तुम जैसी लड़की से कोई रिश्ता करता है भला? उसके ये शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ गए। रोते हुए मैंने कहा, हर्षित, यह सब तुम्हारी जिद पर हुआ था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो। वह तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, ये बहाने अब मेरे काम के नहीं। मैं एक इज्जतदार परिवार से हूँ और शादी भी किसी इज्जतदार लड़की से करूँगा। तुम्हें समझना चाहिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने पीछे हटते हुए बस इतना कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह बेरहमी से बोला, सब हो चुका है, अब मेरे रास्तों से हट जाओ। कॉलेज के गलियारे में खड़े कई छात्रों ने हमारी बातें कुछ हिस्से में सुन ली थी।
उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंच रही थी। कोई कह रहा था कि लड़की धोखा खा गई, कोई हंस रहा था तो कोई कह रहा था कि हमें तो पहले ही शक था। मैं अपना बैग उठाकर तेजी से वहां निकल गई। लाइब्रेरी के कोने में जाकर मैंने किताबों के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। एक तरफ मेरे भाई थे जिन्होंने अपनी खुशियां कुर्बान करके मुझे पढ़ाया, और दूसरी तरफ मैं थी जो एक अजनबी की मीठी बातों में सब कुछ गवा बैठी। उसी शाम जब मैं घर लौटी तो भाइयों ने पूछा, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बस थकान है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मैं अंदर से अब टूट चुकी थी। कॉलेज में हर्षित ने जैसे मुझे छोड़ दिया था, पर दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। कई दिनों तक मैं रोती रही, कभी क्लास के कोने में तो कभी घर के कमरे में चुपचाप खुद को समझाती थी कि शायद वह नाराज़ है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर यह दिलासा बेकार साबित हुआ। एक दिन मैंने ठान लिया हर्षित से कि आखिरी बार जरूर बात करूंगी। कैंटीन के पास वह अकेला मिला तो मैंने हिम्मत करके कहा, हर्षित, मुझसे साफ साफ बात करो। अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत थी तो अचानक सब कुछ क्यों बदल गया? उसने तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और कहा, तुम अब भी सोचती हो कि मैं तुम्हें गंभीरता से लेता? यह सब एक खेल था और तुम हार गई। अब मेरे रास्ते से दूर रहो। मेरी आंखों से बस आंसू निकले। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, हर्षित, ऐसा मत कहो, मैंने तुम पर भरोसा किया। वह हंसते हुए बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ, जो लड़की इतनी आसानी से किसी को खुद को दे दे वो किसी के लायक नहीं रहती। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं बैठ गई और लोग मुझे देखते रहे, लेकिन मैंने परवाह न की। हर्षित बिना पीछे देखे चला गया और मैं अपने आंसुओं में डूब गई। उसके बाद मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। रोज़ जब भाई पूछता, आज लेट क्यों हो रही हो, मैंने झूठ बोल देती, कॉलेज में छुट्टी है। कुछ दिनों तक उन्होंने भरोसा किया, फिर शक करने लगे। एक दिन माँ ने कहा, संजना, तुम इतनी चुप चुप और गुमसुम क्यों रहने लगी हो? कोई परेशानी है क्या? मैंने नज़रें झुकाकर कहा, नहीं माँ, बस पढ़ाई का दबाव है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। भाई भी पूछते, क्या कॉलेज में कोई दिक्कत है? मैंने हल्की मुस्कान बनाकर कहा, नहीं भाई, सब ठीक है। दिल चाहता था कि सच बता दूं, मगर जुबान पर ताला लगा था। वक्त गुजरता गया और मैं खामोशी गहरी बनती गई। ना पढ़ाई में मन लगता, ना किसी से बात करने का सहारा। इसी बीच मेरी तबीयत भी बिगड़ने शुरू हो गई। शुरुआत में लगा थकान है, पर बार बार चक्कर आने लगे। एक दिन रसोई में पानी लेने गई तो अचानक गिर पड़ी। माँ दौड़ कर आई, संजना, क्या हुआ? भाई घबरा गए। मैंने उठने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गए। लेकिन सच ये था कि मेरा शरीर भी अब इस दर्द को सह नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने घर वालों से झूठ कहा कि कॉलेज का काम है और सीधे नज़दीकी क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाया और रिपोर्ट देकर गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते मेरी सांसें अब थम गई। मैंने कांपते स्वर में कहा, यह मुमकिन नहीं, आप गलती कर रहे हैं। डॉक्टर ने अफसोस भरी नज़र से कहा, रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती, अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। क्लिनिक से बाहर निकली तो दुनिया पहले जैसी थी। गाड़ियाँ चल रही थी, लोग अपने कामों में लगे थे, मगर मेरे लिए सब ठहर गया था। बार बार एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब और मैं सहन नहीं कर सकती, मैं ये बोझ किसी से नहीं बांट सकती। रात को एक छोटा बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे और चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उस वक्त माँ और भाई गहरी नींद में थे। उनके चेहरे देखकर दिल ही दिल में कहा, मुझे माफ़ कर देना। आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। अंधेरी गलियों से गुजरते हुए मैं शहर की ओर निकल गई। मन में बस यही ख्याल था कि सब खत्म कर दूंगी। बार बार खुद से कहती, ये बच्चा गुनाह है, अगर मैंने इसे ख़त्म कर दिया तो शायद सब आसान हो जाएगा। शहर पहुंचकर मैंने एक सस्ता सा होटल ढूंढ लिया। छोटा सा कमरा था, लेकिन मुझे लगा यही मेरी पनाह है। रात को बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोचा कि कल जाकर सब खत्म कर दूंगी, लेकिन उसी रात नींद में मैंने एक सपना देखा। एक बुजुर्ग एक सफ़ेद कपड़ों में चमकता हुआ चेहरा लिए मेरे सामने खड़े थे। उनकी आवाज़ बहुत नरम थी, लेकिन दिल को गहराई से छू रही थी। वो बोले, संजना, तुम पहले एक बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हो, अब और मत करना। ये बच्चा तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारी सज़ा भी है और तुम्हारी माफ़ी भी। अगर इसे ख़त्म करोगी तो भगवान को क्या जवाब दोगी? मैं घबरा कर उठ गई। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और दिल जोरों से धड़क रहा था। कमरे की खामोशी में उनके शब्द गूंज रहे थे। मैंने चेहरा हाथों से ढक लिया और रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन अब एक और गुनाह नहीं करूँगी। धीरे धीरे मैंने उस अजनबी शहर में खुद को संभालना शुरू किया। हॉस्टल का छोटा सा कमरा मेरी शरण था, लेकिन तन्हाई रोज़ मुझे काटने लगी। खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा था, वरना सिर छुपाने की जगह भी छिन जाती।
एक दिन अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा। एक प्राइवेट स्कूल को टीचर की जरूरत थी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि किराया और खाना निकल सके। इंटरव्यू देने गई तो प्रिंसिपल ने रिज्यूम में देखा, कुछ सवाल पूछे और बोले, हमें मेहनती टीचर चाहिए, आप कल से काम शुरू कीजिए। मेरा दिल खुशी से भर गया, जैसे अंदर से रोशनी दिख गई हो। पहले दिन जब क्लास में गई तो बच्चे शोर कर रहे थे। उनके मासूम और शरारती चेहरे देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। शायद उनकी मासूमियत ही मेरी उदासी कुछ देर के लिए कम कर देती। दिन बीतते गए, मैंने खुद को सबसे दूर रखा। दिल बस यही प्रार्थना करता कि ये बच्चा मेरे लिए उम्मीद बने, बोझ नहीं। आखिर वो दिन भी आ गया जब मुझे अस्पताल ले जाया गया। चीख और प्रार्थनाओं के बीच मैंने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी पहली आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कांपते हाथों से उसे गोद में लिया, लेकिन तभी डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा, आपका बच्चा अपाहिज है। ये सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर दिया हो। मैं कांपते होठों से बस पूछ पाई, क्या मतलब है डॉक्टर? डॉक्टर ने अफसोस से कहा, तुम्हारा बच्चा शारीरिक रूप से पूरा नहीं है, शायद वह कभी आम बच्चों की तरह चल फिर ना सके। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। मैंने आशा के साथ उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन शरीर बहुत कमज़ोर था। उस पल मुझे लगा ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। भगवान ने मेरा हिसाब दुनिया में ही ले लिया। हॉस्टल लौटकर बच्चे की देखभाल करना मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। स्कूल से लौटते लौटते मैं बहुत थक जाती, लेकिन जैसे अपने बेटे को देखती दिल पिघल जाता। मैं उसके नन्हे हाथ पकड़कर कहती, बेटा तुम बेकसूर हो, ये सब मेरी गलतियों का अंजाम है, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। रात को जब वह रोता तो मैं भी उसके साथ रो पड़ती। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा, संजना तुम मेहनती हो, लेकिन अक्सर तुम्हारी तबीयत कमज़ोर लगती है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमें नया टीचर ढूंढना पड़ेगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन मन ही मन जानती थी कि नौकरी गई तो मेरा बच्चा और सड़क पर आ जाएंगे। हे भगवान, मैंने गुनाह किए हैं, अपनी इज्जत गंवाई है, अपने भाइयों का भरोसा तोड़ा है, लेकिन ये बच्चा मेरी तरफ से दिया गया, मुझे माफ़ कर दे, मुझे एक और मौका दे। उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने ठान लिया था कि यही बच्चा अब मेरी ताकत है, मैं इसे कमज़ोरी नहीं बनने दूंगी। स्कूल में और मैं मेहनत करने लगी। हॉस्टल में उसकी हर ज़रूरत पूरी करने लगी। तनख्वाह कम थी, लेकिन हर पैसा बच्चे पर खर्च किया करती। खुद से वादा किया कि संजना अब तुम्हें टूटना नहीं, तुम्हें इस बच्चे को पालना है। वक्त के साथ वह बड़ा होता गया। भले ही बीमार और मैं कमज़ोर था, लेकिन उसकी मुस्कान मेरी ज़िंदगी की रोशनी थी। मैं उसे कहानियाँ सुनाती और वह अपनी मासूमियत आवाज़ में बार बार भगवान दोहराता। उसकी आवाज़ मुझे याद दिलाती कि भगवान ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। रात को प्रार्थना करती और ये कहती, हे भगवान, मैंने दुनिया की मोहब्बत में धोखा खाया और गुनाह किया, लेकिन अब मुझे सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहिए। मुझे अपने बच्चे का भविष्य संवारना है। साल बीतते गए, मुश्किलें कम नहीं हुई, लेकिन सब्र बढ़ता गया। मैंने बेटे को चलने फिरने लायक बनाने के लिए डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया। हर रिपोर्ट में नई परेशानी सामने आती, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। बेटे की आंखों में उम्मीद देखकर मेरा दिल मजबूत हो जाता। एक रात उसे कहानी सुनाते हुए मेरी अपनी ज़िंदगी के सारे किस्से आंखों के सामने आ गए। हर्षित का धोखा, भाइयों का प्यार, माँ की चिंता और मेरे किए गुनाह। उस वक्त मैंने सोचा कि मोहब्बत के झूठे वादों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत अक्सर धोखा देती है। असली मोहब्बत तो भाइयों की थी, जिन्होंने अपने सपने कुर्बान किए। असली मोहब्बत माँ की थी, जिसने हर पल समझाया। और सबसे बढ़कर असली मोहब्बत ईश्वर की है, जो गलती के बाद भी माफ़ी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। सोचकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने फिर से ठान लिया कि अब डर और शर्म को पीछे छोड़ना होगा। मुझे अपने भाइयों को सब सच बताना होगा। मैं हमेशा उनसे भागती रही, लेकिन अब भागना बंद करना है। उस रात मैं अपने भाइयों के पास चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, भाई, माँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप सबकी मेहनत और भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। मैं चौंक कर बोली, माँ चौंक कर बोली, बेटी क्या बात है, तू इतना रो क्यों रही है? मैंने सब कुछ बता दिया, हर्षित का नाम, उसका धोखा, लेकिन मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो किया उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। अब मुझे बस आपका सबका सहारा चाहिए। कमरे में तो कुछ देर सन्नाटा रहा। मेरा बड़ा भाई मेरे पास आया और फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, संजना, हम तुमसे बहुत नाराज़ तो ज़रूर हैं, लेकिन बिना अधूरे हैं। तू हमारी जिम्मेदारी है। तूने गलती की, लेकिन गलती मान लेना भी हिम्मत का काम है। माँ रोते हुए मुझे गले लगा ली और बोली, बेटी, तूने हमें सब बता दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब हम सब मिलकर तेरे बच्चे की परवरिश करेंगे। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल हल्का हो गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई। भाइयों ने मेरे बेटे को गोद ले लिया और कहा, अब ये सिर्फ तेरा नहीं, हमारा भी बेटा है। उनके शब्द सुनकर मेरे दिल में उम्मीद के फूल खिल उठे।
अब मैं स्कूल की नौकरी के साथ साथ बच्चों के लिए ट्यूशन भी लेने लगी। माँ मेरे बेटे का ख्याल रखती और भाई हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाते। धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक होने लगा। जब उसने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होकर माँ कहा तो मेरी आंखों में खुशी से भर आई। आज मेरी ज़िंदगी आसान नहीं, लेकिन अब डर नहीं। मैंने खुद से वादा किया कि अब अपनी बाकी उम्र बेटे को अच्छी ज़िंदगी देने में लगाऊंगी। मैं हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत के नाम पर कभी भी अपनी इज्जत मत गवाओ। असली मोहब्बत वह है जो तुम्हारे परिवार से जुड़कर तुम्हें अपनाए, तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बनाए। अगर कोई सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें दबाव में डाले तो समझ लो कि वो मोहब्बत नहीं, धोखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।